नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, कल मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूं। यहां पे हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी जो रिसेंटली आई है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्डिनेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंसेस हैं जो गवर्नमेंट लेके आई है फार्मर से रिलेटेड, उन्हें देखेंगे। फिर हम देखेंगे गैलापागोस आइलैंड के बारे में, ये न्यूज़ में क्यों आया है, किस लिए ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। फिर आगे चल के हम समझेंगे हैबियस कॉर्पस के बारे में कि ये हैबियस कॉर्पस है क्या और ये क्यों न्यूज़ में आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। किस चीज़ से रिलेटेड? सबसे पहले तो हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी वेपन्स हैं या फिर अदर चीज़ें, उनके प्रोडक्शन और उनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेकर आई है। इस पॉलिसी का मतलब क्या है? इस पॉलिसी का मेन मकसद जो है वो कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाना, यानी कि हम जितने भी वेपन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनका इंपोर्ट हमें घटाना है और उनका एक्सपोर्ट बढ़ाना है, यानी कि हम अपने घर पर ही सारे वेपन्स को डिज़ाइन करें, मैन्युफैक्चर करें। आपको रिसेंटली पता होगा, हमने एक राफेल एयरक्राफ्ट बुलाया है। कहाँ से बुलाया है ये एयरक्राफ्ट? ये आया है फ्रांस से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम दोबारा ऐसा कभी ना करना पड़े। जितने भी डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं हम उसमें सेल्फ रिलायंस बने और अपने घर पर ही मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम देख लेते हैं। इस पॉलिसी में बात की गई है जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, हम जितने वेपन्स बनाते हैं उन्हें अगर दूसरे देशों को हम बेचते हैं तो उसका टर्नओवर को बढ़ाने की बात की गई है, यानी कि बाय द एंड ऑफ 2025 हमारा जो टर्नओवर है वो कितना हो जाना चाहिए? 25 बिलियन US डॉलर, ठीक है ना। इतना हमारा टर्नओवर होना चाहिए। किस चीज़ से रिलेटेड? सबसे पहले तो हम एरोस्पेस में जो बनाएंगे उनको बेचेंगे चीज़ों को, फिर डिफेंस गुड्स को बेचेंगे, ठीक है। अगला जो प्रोविज़न है वो है हमें एक ऐसा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हमारी कंट्री में डेवलप करना है जहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। डिफेंस इंडस्ट्री में आपकी सारी आ जाती हैं, है ना। एरोस्पेस आ जाता है, ठीक है ना। नेवल शिप बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आर्मी से रिलेटेड जो आर्टिलरीज वगैरह रहती हैं वो भी इसी में आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर पाएँ, ऐसा इन्वायरमेंट हमें इंक्रीज़ करना है। अब ऐसा क्वालिटी वाला इन्वायरमेंट अगर हमें पैदा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज़ जो होते हैं, जो इनोवेशन है, उससे आगे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें कुछ ज़रूरी हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमें जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बढ़ाना है, ठीक है ना। हम इतने क्वालिटी के वेपन्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर पाएँ कि अदर कंट्रीज़ भी उन्हें ख़रीदने के लिए तैयार हों, ठीक है ना। इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। और फिर मेड इंडिया कैंपेन के अंडर ये सारे काम होंगे। जो हमारा मेड इन इंडिया चल रहा है ना, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, इस प्रकार की जो स्कीम्स चल रही हैं, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके अंदर हमें डिफेंस को भी इंक्लूड करना है और सेल्फ रिलायंस बनना है, ठीक है। अब कुछ की एरियाज़ हैं जिन पर ये पॉलिसी जो है फोकस करती है। सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स। प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स क्या होते हैं? हम जो वेपन खरीदते हैं, जिन वेपन को हम प्रोक्योर करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं, उस चीज़ से रिफॉर्म, यानी कि सबसे पहले तो खरीदने से रिफॉर्म, यानी कि हमें कोशिश करनी है कि हम दूसरे देशों से कम ही इंपोर्ट करें और घर पे ज़्यादा बनाएं। इस प्रकार के कुछ रिफॉर्म करने हैं प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म के अंदर, ठीक है। जो हमारे MSMEs हैं या फिर जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उन्हें सपोर्ट करना है, ठीक है। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको ऑप्टिमाइज़ यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि MSMEs हैं, उन्हें समय पर पैसों की ज़रूरत है, लोन वगैरह सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो उनको समय पर मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमें इंडिया में लेकर आना है, FDI लेकर आना है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी इंडिया की पोजीशन को हमें अच्छा करना है, ठीक है। ये भी इसका एक की फोकस है। उसके बाद इनोवेशन और R&D हम समझ चुके हैं, इनके ऊपर हमें फोकस करना ही। इसके बाद आता है आपका DPSUs और OFB। क्या होता है ये DPSUs? यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है ना, अंडरटेकिंग। इनसे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ रिफॉर्म की बात की गई है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड होता है जो आपका डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, वो भी
उसके ऊपर भी की फोकस किया जाएगा, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस है ना, मैंने आपको बताया अगर किसी दूसरे देश को आपका वेपन खरीदना है तो उस वेपन में क्वालिटी होनी चाहिए। हमने राफेल दूसरी फ्रांस से मंगाया है, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी है उसके अंदर एक, ठीक है ना। इसी प्रकार की क्वालिटी हमें इंडिया में डेवलप करनी है और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। अभी आपको पता होगा टेस्टिंग जो होती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंडिया में नहीं है, ठीक है, तो उसे हमें इम्प्रूव करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड विद ऑर्डिनेंस रिलेटेड विद फार्मर, ठीक है। तो देखिए न्यूज़ में क्यों आए हैं ये, हुआ क्या है, जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेट्स कमेटी है, ठीक ना, AIKSCC, इसने क्या अनाउंस किया है, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम 9 अगस्त से एक कॉरपोरेट लीव फार्मिंग कैंपेन को लॉन्च करेंगे। किसके खिलाफ? जो सेंट्रल ने रिसेंट कुछ ऑर्डिनेंसेस लेके आए ना एग्रीकल्चर और फार्मर सेक्टर्स में, उनके अगेंस्ट, ठीक है। समझ में आया? मतलब क्या करने वाले हैं ये, 9 तारीख को एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट? कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट, ठीक है। उसका बैकग्राउंड क्या है, जो सेंटर गवर्नमेंट ने जो कुछ ऑर्डिनेंसेस लेके आए वो उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इशू क्या है, देखिए जून 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर के वेलफेयर से रिलेटेड कुछ ऑर्डिनेंसेस में लेकर आए थे, कुछ जो पुराने एक्ट हैं उनमें कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। जैसे कि पहला था आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इस एक्ट में रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट किया गया। अब ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट क्यों किया गया, देखिए आपको पता है कोविड के कारण जो हमारी पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट सेशन में होती तो हमें ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इसीलिए ऑर्डिनेंस के थ्रू इसमें अमेंडमेंट किया गया। आपको पता होगा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, इंपॉर्टेंट अगर कोई लॉ है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो ऑर्डिनेंस लेके आई गवर्नमेंट वो थी द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, ठीक है। हम समझेंगे इसको आगे चल के क्या है, अगली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी गवर्नमेंट, किससे रिलेटेड? द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये 3 ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आई। कोशिश ये थी कि फार्मर का वेलफेयर को बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन इसके कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको लेकर ये जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसको कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। हम उन इश्यूज़ को भी समझेंगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 2020। अब देखिए ये एक अमेंडमेंट है, ठीक है। किस में अमेंडमेंट है ये? जो पुराना एक्ट है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कौन सा? 1955 वाला, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। तो इस एक्ट में है क्या, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन आ जाती है, कोई कैलामिटी आ जाती है, नेचुरल कैलामिटी, या फिर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाए, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ कमोडिटी को इसेंशियल कमोडिटी यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ गुड्स को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकती है। उससे होगा क्या, उससे उस कमोडिटी का प्रोडक्शन, ठीक है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी प्राइस वगैरह जो है वो गवर्नमेंट तय कर सकती है, ठीक है ना। आपको पता होगा अभी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है ना, कि मार्केट में उनकी डिमांड क्या है, ठीक है, उनकी सेल कैसी हो रही है, उनकी सप्लाई क्या है, ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कमोडिटी की प्राइस को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो सरकार क्या करती है, ये चीज़ें अपने हाथों में ले लेती है। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा जो मास्क थे आपके और जो सैनिटाइज़र थे, है ना, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र थे, इनकी प्राइजेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ था इनमें, ठीक है ना। जो 2 रुपए का मास्क था वो 50 रुपए तक पहुंच गया था, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, इन दोनों को, मास्क को और सैनिटाइज़र को एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया। अब सरकार ने कुछ लिमिट बना दी कि भैया आप 20 रुपये से ज़्यादा ये मास्क नहीं बेच सकते, ठीक है ना, और 80 रुपये या फिर सैनिटाइज़र की अलग अलग कीमतें बनाई, इससे ज़्यादा आप सैनिटाइज़र नहीं बेच सकते, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये लेके, इसमें जो ऑर्डिनेंस है वो लेके आया गया फार्मर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। क्या किया सरकार ने किया कि जो आपके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, उनकी अगर रेट जो है 100% इंक्रीज हो जाती है तो उसको एसेंशियल कमोडिटी बता दिया जाएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आपके जो बागवानी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपकी
टी हो गई, ठीक है ना, फूल वगैरह हो गए, ठीक है ना, फल वगैरह हो गए, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको, ठीक है, अगर उनमें 100% इंक्रीज़ होता है उनकी प्राइस में तो ही, अगर नहीं हो रहा है 100% तो फिर उन्हें एसेंशियल कमोडिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और अगर जो आपके नॉन पर्शेबल आइटम्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं नॉन पर्शेबल, जैसे कि आपके जो ख़राब नहीं होते हैं आसानी से जल्दी से, ठीक है, जिसकी दाल चावल अनाज गेहूँ इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको नॉन पर्शेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोला जाता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है ना। इनकी प्राइजेज़ में अगर 50% इंक्रीज़ होता है तो उन चीज़ों को इस एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड किसानों को इश्यूज़ क्या हैं, उनको दिक्कत यह है कि यार इस समय ना बहुत कम चीज़ें डाली हैं गवर्नमेंट ने, बहुत नैरो रेंज है, बाकी की चीज़ें इससे बाहर हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि फल सब्जियां जो पर्शेबल आइटम्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो उनके कारण उनको थोड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगर कोई अगर ऐसा एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, जो ये इस बात साबित कर दे कि कुछ प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड है, तो उसके ऊपर फिर ये एक्ट काम नहीं करेगा, ऐसा भी इसमें बोला है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, वो अगर या तो किसी राज्य से बाहर सामान भेज रहा है या फिर देश से बाहर सामान भेज रहा है, ठीक है, और वो ये बात साबित कर दे कि बाहर जो है इन प्रोडक्ट की डिमांड है, तो फिर उस प्रोडक्ट को इसमें नहीं डाला जाएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, ठीक है। उससे भी लॉस हो सकता है, इससे क्या होगा, होर्डिंग बढ़ सकती है। जो एक्सपोर्टर है ना, वो ऐसा दिखाकर कि यार इस सब इन चीज़ों की डिमांड बाहर है, वो लोग उस प्रोडक्ट को जो है इस ऑर्डिनेंस के अंदर आने से रोक लेंगे, और प्लस उसको जमा करने लग जाएंगे, है ना, उसकी होर्डिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। फिर जब होर्डिंग हो जाएगी मार्केट से वो सामान गायब हो जाएगा, ठीक है ना, होर्डिंग मतलब कि जमाखोरी, ठीक है। जब वो पूरा प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाएगा फिर इसको ये महंगी कीमतों पर बेचेंगे, ठीक है ना, इससे किसानों को नुकसान होगा, ठीक है। चलिए अगला ऑर्डिनेंस देखते हैं। अगला जो ऑर्डिनेंस है, इट इज़ रिलेटेड विद द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन। देखिए इस पूरा ऑर्डिनेंस का मतलब ना, पूरा जो सार है वो ये प्रमोशन और फैसिलेशन शब्द में ही है। यानी कि जो फार्मर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनके प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, दाल वगैरह हो गई, या फिर कोई हमारे फल सब्जियां वगैरह हो गई, उनके प्रमोशन करना है हमें, उनको फैसिलेशन कराना है, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। आपको पता होगा कि अभी जब फार्मर अपना जो प्रोड्यूस है उसको ले जाके कहाँ बेचता है, मंडीज़ में, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए ये है आपकी दिल्ली की मंडी, ठीक है ना, तो जितने भी आसपास के किसान हैं वो दिल्ली आते हैं और अपना जो भी प्रोडक्ट या तो सब्जी मंडी में बेचते हैं या फिर अनाज मंडी में अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस ला के बेच देते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम समझते हैं ये है मुंबई में, तो मुंबई के जो आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पर ला के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई, हम एक एग्जांपल लेते हैं गेहूं का। अगर गेहूं की कीमत यहाँ पे 10 रुपये किलो है, कहाँ पर, मुंबई में, मंडी में जो अगर खरीदने वाले हैं वो 10 रुपये किलो में गेहूं को खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली में, यहाँ पे 20 रुपये किलो में गेहूं को खरीद रहे हैं ये लोग, ठीक है ना, दिल्ली में। तो बताइए कहाँ के फार्मर्स को फ़ायदा है, दिल्ली के फार्मर्स को फ़ायदा है, उनका गेहूँ जो है वो महंगा बिक रहा है। हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। उनका गेहूँ महंगा बिक रहा है, इनका सस्ते में बिक रहा है। तो अगर ये लोग, मतलब कि मुंबई के फार्मर्स चाहें तो अब ये लोग चाहें तो दिल्ली की मंडी में अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। ये रिसेंट कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं, ठीक है। अब इससे इशू क्या है, इससे इशू क्या रिलेटेड है, देखिए जो फार्मर्स होते हैं ना, सारे फार्मर्स, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक मंडी से दूसरी मंडी में अपना सामान बेच दें। बहुत सारे किसान जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर ट्रक वगैरह जो होते हैं उसकी व्यवस्था नहीं होती, वो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे कि वो यहाँ ले जाके अपना सामान बेच दें दूसरी मंडी में। इससे होगा क्या, ये जो लोकल मंडी है ना वो इनको एक्सप्लॉइट कर सकती है। अब ये किसान मजबूर हो गए यहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए कि हम कहीं और तो जा नहीं सकते, यहीं बेचना पड़ेगा। तो अब ये जो मंडी है ना, लोकल मंडी, ये बोल सकती है इनको कि भैया अब तो हम तुम्हारा सामान कम कीमत पर खरीदेंगे क्योंकि तुम तो कहीं और बेच ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से लॉस हो सकता है फार्मर्स को, तो ये इशू है, ठीक है ना, इस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। अब समझते हैं अगला ऑर्डिनेंस। अगला ऑर्डिनेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। इसमें क्या है, द फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। समझते हैं, ये ऑर्डिनेंस जो लेके आया गया है ना, ये लेके आया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, मान लीजिए कि ये एक गांव है और यहाँ ही पास में एक इंडस्ट्री सेटअप की गई है इस गांव के पास,
ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कोई चिप्स बनाती है ये, ठीक है ना। अब ये जो आपकी कॉरपोरेट है जो भी चिप्स बना रहा है, लेज़ हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो वो यहाँ के किसानों को कांटेक्ट करेगा पास के और इनको बोलेगा कि सर तो बोलेंगे नहीं किसानों को वो लोग, ठीक है, वो लोग बोलेंगे कि भैया आप जो हैं अपने खेतों में आलू उगाएं, ठीक है ना, आलू उगाओगे और वो आलू ला के आप हमें बेच देना, ठीक है, हम आपसे वो आलू खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये बोलेंगे ठीक है हमें पैसे दे दीजिएगा आप, बोलते हाँ ठीक है। तो इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जब दो पार्टीज आपस में डील कर रही हैं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस सरकार लेके आई है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोल दिया है जो नेगोशिएशन होगा ना पैसे वगैरह के, कि हम आपको आलू कितने रुपए में बेचेंगे, ठीक है ना, आप हमसे कितना पैसा मतलब कि और हमें कितने आलू वगैरह प्रोड्यूस करने हैं, तो इस प्रकार के जो नेगोशिएशन होंगे ना वो दोनों पार्टी आपस में मिलकर करेंगी। दोनों पार्टी यानी कि कौन कौन, एक आपका हो गया कॉर्पोरेट, दूसरा हो गया आपके फार्मर्स, ये दोनों आपस में मिलकर करेंगे। अब देखिए इशू क्या है ना, ये जो किसान होते हैं ना हमारे, ये थोड़े भोले भाले होते हैं, ये नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं उस लेवल पर जाकर, ठीक है। तो इससे हो सकता है कि इनको लॉस हो जाए। ये जो कॉर्पोरेट्स है ना, ये अपनी मीठी मीठी बातों में इनको फंसा लें और इनसे प्रोडक्ट जो है वो सस्ती कीमतों पे खरीद लें, जिससे इनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगली चीज़ है इस ऑर्डिनेंस में क्वालिटी जो पैरामीटर्स है ना वो भी दोनों पार्टी आपस में बैठकर डिसाइड करेंगी। अब क्वालिटी पैरामीटर्स को लेकर इशू ये है कि कॉरपोरेट जो है ना उस किसानों को फोर्स कर सकते हैं कुछ ऐसी एग्रोकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए जो कि एग्रो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अगेंस्ट हो, ठीक है ना, उनको क्वालिटी के नाम पे भ्रमित करके ऐसी प्रैक्टिस उनसे करा लें एग्रीकल्चर में, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर क्लाइमेट है या फिर इकोकल्चर डाइवर्सिटी है वो हार्म हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स है इन तीनों एक्ट से। वो क्या है, सबसे पहला तो ये इन्हें कहा जा रहा है एंटी फार्मर्स। क्यों, क्योंकि इनसे होगा क्या है, जो आपके क्रॉप की प्राइजेज है ना, क्रॉप की जो प्राइजेज हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का जो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दो पार्टी आपस में नेगोशिएट कर रही हैं, गवर्नमेंट जो है वो बाहर चली गई है। तो इससे होगा क्या, गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व नहीं होगी तो उससे फूड सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है। क्या होगा, फूड सिक्योरिटी कैसे हैम्पर होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ एक प्रकार की जो फसल है वो उगाई जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें जो गेहूँ, जैसे कि हम यहाँ पे आलू ही आलू उगा रहे हैं, ठीक है ना, तो जो आपकी बाकी की कम्युनिटी आलू सब्जियों में हम देखें तो टमाटर प्याज इन सब की कम्युनिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द ऑर्डिनेंस प्रमोट कॉर्पोरेट कंट्रोल। देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट का कंट्रोल आ गया ना, नेगोशिएट हो रहा है। अब पहले तो किसानों की तरफ से सरकार नेगोशिएट करती थी, भैया आपको इतना पैसा किसानों को देना होगा, लेकिन अब दोनों आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं। तो जो कॉर्पोरेट है वो थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ गया है, सरकार पीछे चली गई है, तो कॉर्पोरेट का जो इन्वॉल्वमेंट वो बढ़ जाएगा। अगेन अगर ऐसा हुआ तो किसान ही परेशान होगा, ठीक है। और क्या होगा, इससे होर्डिंग वगैरह बढ़ जाएगी। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग जो होती है ना, कुछ प्रोडक्ट्स को हमने देखा है यहाँ पे, किसमें, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। अगर कोई कमोडिटी को एसेंशियल बना दिया गया है, ठीक है ना, और कुछ कम्युनिटी को एसेंशियल नहीं बनाया गया तो उनकी होर्डिंग होने लगेगी, ठीक है ना। इस प्रकार के इश्यूज भी आ सकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है। तो ये हमने समझा फार्मर से रिलेटेड ऑर्डिनेंस के बारे में। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद गैलापागोस आर्चिपेलागो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्चिपेलागो क्या होते हैं। आर्चिपेलागो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं ना, हम उन्हें आर्चिपेलागो कहते हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बहुत सारे, ठीक है, इनके ग्रुप को आर्चिपेलागो करते हैं। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्चिपेलागो कौन सा है, इंडोनेशिया, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया जो कंट्री है आपकी, वो एक आर्चिपेलागो है, बहुत सारे स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का, ठीक है। तो रिसेंटली गैलापागोस आर्किपेलागो न्यूज़ में आया। हम क्यों न्यूज़ में आया वो बाद में समझेंगे, पहले इसके बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये कहाँ पर, ये पैसिफिक ओशियन में है। यहाँ पे देखिए, ये आपका पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पर आपका एक कॉन्टिनेंट है जिसे हम कहते हैं साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, यहीं इसी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ना, वेस्ट नॉर्थ पार्ट में एक कंट्री इक्वाडोर, वहाँ से आर्किपेलागो की लोकेशन थोड़ी ही दूरी पर है। ये देखिए, इक्वाडोर के बहुत करीब है ये आर्किपेलागो आइलैंड, ठीक है। इसका नाम गैलापागोस क्यों रखा गया, यहाँ पे एक टॉर्टॉइज मिलता है, एक बहुत बड़ा टॉर्टॉइज मिलता है जिसका नाम है गैलापागोस, ठीक है ना। उसी टॉर्टॉइज के नाम पे इस आर्किपेलागो का नाम रखा गया है, ठीक है। ये जो आर्किपेलागो है यहाँ, इसको पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1935 में,
फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना दिया गया 1959 में, और फिर 1978 में गैलापागोस वर्ल्ड की पहली यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी। ठीक है। चार्ल्स डार्विन जो थे, आपने इनकी डार्विन थ्योरी पढ़ी होगी, चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने इस आर्किपेलागो को वर्ल्ड इन इट सेल्फ कहा था, एक अपने आप में ही एक ये दुनिया है। ठीक है। ये आर्किपेलागो इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए क्या है यहाँ पर, इसकी लोकेशन जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे? हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ते हैं जो कि रिलेटेड विद होती है करंट। ठीक है ना, आपकी कोल्ड करंट और वार्म करंट, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस लोकेशन पर मल्टीपल वार्म और कोल्ड करंट आके मर्ज होती है। देखिए यहाँ ऊपर से पनामा जो कंट्री है आपकी, कोस्टा रिका, ठीक है ना, वहाँ से जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, कोस्टा रिका एंड पनामा, वहाँ से एक करंट आती है जो कि वार्म करंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पनामा करंट। ठीक है ना, ये वार्म करंट यहाँ पर आती है आर्किपेलागो के पास। ठीक है, और यहाँ नीचे से, ठीक है ना, यहाँ से एक जो पेरू कंट्री है यहाँ से, वहीं से आपकी आती है पेरू करंट, या फिर हम उसे कहते हैं हम्बोल्ट करंट, जो कि कोल्ड होती है नेचर में। ठीक है, अब यहाँ पर आके कोल्ड और वार्म करंट दोनों मिलती हैं। तो आपको पता होगा दुनिया के उन एरियाज़ में जहाँ भी ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है, जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट दोनों मिल रही हैं, वो रीज़न फिशरीज़ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे फ़िश का जो डेवलपमेंट होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, और यहाँ पे फ़िश इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो ग्रो करती हैं। ठीक है ना, ऐसे एरिया में फ़िशेस की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी कारण ये न्यूज़ में भी आया है। क्या हुआ है, इसके इस स्पेसिफिक फीचर्स को देखते हुए चाइना की कुछ शिप्स थी जो यहाँ पर घूमती हुई दिखी। ठीक है ना, चाइना की शिप्स जो है यहाँ पे घूम रही थी, मछलियाँ पकड़ रही थी। ठीक है, तो इसको लेकर कुछ इश्यूज़ हैं कि चाइना यहाँ पे भी घूम रहा है। ठीक है ना, कितना कैसा देश है, आप समझ सकते हैं चाइना को। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स या बर्ड्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका मरीन आइगुआना। ठीक है ना, दूसरा है गैलापागोस पेंगुइन, और है ब्लू फुटेड बॉबी। ठीक है, ये स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जो सिर्फ यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ की स्पेशलिटी है ये। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद हैबियस कॉर्पस केस इन जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, क्या हुआ है, बैकग्राउंड क्या है, पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं, फिर हम हैबियस कॉर्पस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा लास्ट ईयर 5 अगस्त को, ठीक है ना, सरकार ने क्या किया था, जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। ठीक है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया था, आर्टिकल 370 को। उसको हटाने से पहले सरकार ने क्या किया, जो वहाँ के लीडर्स हुआ करते थे ना, कुछ अलग अलग पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, जो लोकल पार्टीज़ हैं, उनके लीडर्स को कर लिया था डिटेन, सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से, कि कहीं ये लोग आगे चल के कोई दिक्कत खड़ी ना करें, तो उन्हें डिटेन कर लिया। अब डिटेन करके उनको अभी तक डिटेंशन में ही रखा। तो उनके डिटेंशन के अगेंस्ट कुछ लिटिगेशन जो है वो फाइल की गई। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर या कश्मीर जो आपकी हाई कोर्ट है ना वहाँ पर। ठीक है ना, वहाँ पे कुछ लिटिगेशंस लगाई गई। लिटिगेशंस किस आधार पे लगाई गई, तो वो लगाई गई हैबियस कॉर्पस। ठीक है ना, समझेंगे हम हैबियस कॉर्पस क्या होता है। कुछ जो पिटिशंस फाइल की गई हैं वो हैबियस कॉर्पस की हैं, समझेंगे हम ये क्या होता है। ठीक है, ये जो पिटिशंस लगाई गई हैं वो किसको चैलेंज कर रही हैं, वो चैलेंज कर रही हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिस एक्ट के अंडर इन लीडर्स को डिटेन किया गया है ना, उस एक्ट को चैलेंज कर रही हैं ये पिटिशंस। अब ये है क्या, तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है ना, सरकार को, गवर्नमेंट को, या फिर जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपकी हरकतें जो हैं वो सही नहीं हैं और आप कुछ खतरा पैदा कर सकते हैं समाज में, सोसाइटी में। तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी के नाम पर आपको कर लेते हैं डिटेन। अभी तक सिर्फ शक है उन्हें, शक के बिना पर डिटेन कर लेंगे। अब डिटेन करने से होगा क्या कि उन्हें आपको कोर्ट में पेश नहीं करना होगा। आपको पता है अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो फिर ये जो बाउंडेशन है ये नहीं होता है। आपको कर के रख लिया उन्होंने डिटेन। अब क्या होगा, वो व्यक्ति या फिर उसका कोई परिजन या फिर कोई लॉयर वो जो है एक पिटीशन दायर करेगा। कहाँ पर, हाई कोर्ट में कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। हम पहले मान लेते हैं कि वो हाई कोर्ट में कर रहा है, ठीक है, दोनों जगह कर सकता है। जो इस केस में जो हुआ है ना वो
हाई कोर्ट में हुआ है, ठीक है। तो हम हाई कोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके किसी परिचित ने भैया दायर की यहाँ पे पिटीशन, उसने लगाया हैबियस कॉर्पस रिट, ठीक है। तो इस रिट में क्या होगा, इस रिट का मतलब होता है, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है ना। अगर ये रिट लगी है और आपकी जो रिट है उसको एक्सेप्ट कर लेती है हाई कोर्ट, तो विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको ये जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया उसको कोर्ट में पेश करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो हैबियस कॉर्पस है ना, ये एक रिट होती है, यानी कि आपका ये फंडामेंटल है, आर्टिकल 32 के अंडर दी हुई है ये रिट। कितनी प्रकार की रिट है? 6 प्रकार की रिट है। हम यहाँ पे 6 की 6 रिट को नहीं समझेंगे। आपके जो फंडामेंटल राइट है ना उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं ये रिट्स, ठीक है। जो आपकी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट आपको कुछ रिट्स दिए गई हैं। इसमें होता क्या, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो बिना किसी लोअर कोर्ट में गए, ठीक है। उम्मीद है आपको हैबियस कॉर्पस समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये जो हैबियस कॉर्पस जो है ना, वो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन, ठीक है ना। मन मर्जी चाह का जो डिटेंशन होता है ना, किसी को भी उठा के रख लिया, बंदी बना लिया, इस प्रकार के जो डिटेंशन होते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो रिट है हैबियस कॉर्पस, ये दोनों यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक इंडिविजुअल, पब्लिक यानी कि आपकी गवर्नमेंट या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके अगेंस्ट, और कोई अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है उसने भी अगर किसी को डिटेन किया है तो उसके अगेंस्ट भी इशू हो सकती हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कारण है, रीज़न है जहाँ पर ये रिट जो है वो नहीं लगाई जा सकती। क्या है, जब डिटेंशन जो है वो लॉफुल हो, ठीक है ना। अगर लॉफुल तरीके से आपको डिटेन किया गया है परमिशन लेकर, तो फिर आपको नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। अगर आपको जो डिटेन करने की जो परमिशन है वो एक कोर्ट ने दी है, या कि कोर्ट ने कहा है कि भाई इनको डिटेन करके रखो, ठीक है, तब भी आप हैबियस कॉर्पस नहीं लगा सकते। अगला, जब जो केस है ना वो एक कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर हो। मान लीजिए आपको डिटेन किया गया है महाराष्ट्र में और आपने केस लगा दिया मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में, तब ये इसकी जुरिडिक्शन के बाहर हो गया, तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में डिटेंशन लगा रहे हैं तब तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है, तब तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस, जहाँ पे आप ये हैबियस कॉर्पस नहीं लगा सकते, ठीक है। अगला हम समझते हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। देखिए इसमें क्या है, 2 प्रकार के डिटेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एक है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। हम यहाँ पे प्यूनिटिव डिटेंशन नहीं पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव पढ़ेंगे, ठीक है। कभी और मौका मिला तो ये भी डिस्कस कर लेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि अभी तक कोई अपराध हुआ नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ शक के बिना को आपको अपराध होने से पहले ही डिटेन कर लिया गया। यानी कि जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो गवर्नमेंट को जो है वो शक था कि ये कुछ लोग जो हैं वो कुछ हरकत कर सकते हैं अगर हम इस आर्टिकल को हटाएंगे तो। लेकिन अभी तक आपने वो हरकत की नहीं है, ठीक है ना, आपने किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं किया है, किसी भी प्रकार की कोई भी गलत काम नहीं किया है, उसके पहले ही आपको उठा लिया, तो वो आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। तो ये जो पूरा एक्ट है ना, सेफ्टी एक्ट, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से ही डील करता है, ठीक है ना। इसमें प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में नहीं। प्यूनिटिव यानी कि अपराध होने के बाद, उसे कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है ना। प्रिवेंटिव यानी कि प्रिवेंट करना, पहले ही बचा लेना, ठीक है। इस एक्ट में डिटेंशन का ईयर कितना है, 2 साल, यानी कि आपको 2 साल वो लोग डिटेन करके रख सकते हैं, ठीक है ना। अब डिटेंशन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपको आपके घर में ही नज़रबंद कर देंगे, या तो आपको जेल वगैरह, थाने वगैरह, जहाँ पर भी ले जाकर डिटेन कर दें, ठीक है। इसके लिए ऑर्डर्स कौन देता है डिटेंशन के लिए, तो वो ऑर्डर्स देता है डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको अगर इस एक्ट में डिटेन किया गया है तो और आपको बाहर आना है, तो आपके पास सिर्फ इकलौता ऑप्शन होगा, वो होगा हैबियस कॉर्पस का। और कोई तरीके से आप इसके डिटेंशन से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है ना। कहीं और आप केस नहीं कर सकते किसी और अदालत में, ठीक है ना, कोई नेतागिरी या फिर कोई आपको जो जमानत भी नहीं मिलेगी। सिर्फ हैबियस कॉर्पस पिटीशन लगाई जा सकती है। हैबियस कॉर्पस पिटीशन में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर देगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वही ऑर्डर देगा कि भैया इन्हें बाहर निकालो, बहुत हो गई, ठीक है ना, इन्हें हमारे पास लेके आओ। अगर आपने जो इनको डिटेन करके रखा है तो आप इनको कोर्ट में लेके आओ, फिर डिस्कस करो यहाँ पे लाके इशू को, ठीक है। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको डिटेन किया जाना है या नहीं। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोल देता है कि इनको रिहा कर दो, तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा इसके मैटर में, ठीक है। फिर क्या होगा, और जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया था उस व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो बरी कर देते हैं कि भैया इनको बाहर निकालो, तो आप फिर से उस व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको एक और बार डिटेन कर लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर बाद में आगे चल के कोई और इश्यूज आते हैं तो कर सकते हो, लेकिन उसके तुरंत बाद नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिशियल हमने यहाँ पे देखा कौन ऑफिसर होते हैं जो इसको डिटेन करने की परमिशन देते हैं, तो डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती कि इन्होंने जो है गलत डिटेंशन के ऑर्डर्स दिए थे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। उनकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। अगली चीज़ देखिए, ये जो टॉपिक है ना ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने में से किसी ने हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को डिटेल से डिस्कस किया है। लेकिन कुछ बच्चों का जो है मेरे पास कमेंट आया था कि सर ये अच्छे से समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझा दीजिए, तो मैं उनको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये कुछ नहीं है, मान लीजिए कि एक रीजन में इंडिया में टोटल पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन, बच्चों की पॉपुलेशन, जिसकी जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए, आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन कब होता है, आप जब 6 साल के होते हैं, ठीक है। जब आप 6 साल के होते हैं, जब आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आप प्राइमरी पढ़ते हैं। प्राइमरी यानी कि फर्स्ट से लेके 5th तक, यानी कि 6 साल से लेके 11 साल तक आप प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं। तो इस एज ग्रुप में 6 साल से लेके 11 साल की एज ग्रुप में पूरी इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना, उसको देखा जाएगा। और उस पॉपुलेशन में यानी कि इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन में कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया, यही इसका एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है। नहीं समझे, फॉर्मूले की मदद से समझो। यानी कि जितने बच्चों ने एडमिशन लिया टोटल 6 से 11 साल के बच्चों ने प्राइमरी क्लासेस में, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एज ग्रुप, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कि 100 बच्चे थे जो 6 से 11 साल के बीच में आ रहे हैं, जिनको स्कूल में जाके पढ़ना चाहिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 50 बच्चे ही जाके स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 50 अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है इन बच्चों की, 100, यानी कि 50 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50% ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल में, जो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। और लेना कितने को चाहिए, सभी को लेना चाहिए, 100% को लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है प्राइमरी लेवल पर, ठीक है ना। ऐसे ही का ऐसे ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है सेकेंडरी लेवल पर। सेकेंडरी लेवल पर क्या होगा, आपने 5th पास कर ली और 5th के बाद आपने 6th से 9th में, है ना, 6th to 9th उसको कहते हैं हम सेकेंडरी, इसके आगे कहते हैं हम सीनियर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी क्लासेस में किस एज ग्रुप के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, 12 से 15 साल के बच्चे, ठीक है ना। इस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है और उसने उनमें से कितनों ने एडमिशन लिया, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर सेकेंडरीज। मान लेके इनमें से जो 50% बच्चे थे ये पढ़ के आगे गए और इनमें से सिर्फ 25 लोगों ने, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है अभी आपकी, देखिए आप 100, टोटल पॉपुलेशन है 100, और 100 में से भी ये जो 50 बच्चे आपके ऑलरेडी पढ़ के पास आउट हो चुके हैं वो 6th क्लास में ले रहे हैं, उनमें से भी सिर्फ 25 लोगों ने एडमिशन लिया, यानी कि 5th के बाद बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है ना। तो 25 बच्चों ने एडमिशन लिया 6th क्लास में, और उसमें से टोटल पॉपुलेशन जो है 100 साल की, 100 बच्चों की इंटू 100, यानी कि 25%, यानी कि 25% ही ऐसे बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ 25 बच्चों ने लिया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया होगा। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमने एक टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च किया है जहाँ पे आप इसके रिलेटेड जो भी हमने करंट अफेयर डिस्कस किया है उसकी सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स विद सौरभ सोलंकी, ये नीचे मैंने उसकी लिंक दे दी है आपको। अगर आपको इस नाम से ना मिले तो आप ये लिंक सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और आपको अगर किसी और प्रकार के डाउट हों तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।